वेलकम बैक। खालिद चिश्ती साहब, अगर हम मुआजना करें क्या अस्करी एतबार से कौन ज़्यादा ताकतवर है, और वैसे तो जंग नहीं होनी चाहिए लेकिन इसराइल ने हमला किया है और कोई मामूली हमला नहीं है, ये जंग ही है कि जब आप उनके चीफ और उनके जो एटमी साइंटिस्ट हैं उनको आप शहीद कर देते हैं। तो वैसे अगर हम इसका कोई कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें तो क्या देखते हैं दोनों जो अफवाज हैं इनका? अगर शुक्रिया भाई साहब मुझे इन्वाइट करने का। जहाँ तक जो मिलिट्री कंपैरिजन है वो तो बहुत ज़्यादा मिसमैच है। अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सबसे ज़्यादा इस ज़माने में आपने इंडिया पाकिस्तान में भी देखा कि एयर पावर या एयरफोर्स बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल होती है, बिकॉज उसके इनहेरेंट एडवांटेज होते हैं, उसकी रीच होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स होती है, वो सरप्राइज देती है, वो शॉक इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भी किया, और आपने नोट किया होगा इसराइल ने ईरान के खिलाफ भी यही अचीव किया कि 200 जहाज आए। ऑब्वियसली वो जहाज में रिफ्यूज भी हुए होंगे कि 2200 किलोमीटर वन वे का ट्रेवल था। वापसी पे कोई 10-15 शायद फ्यूल टैंकर्स भी होंगे जिन्होंने 200 जहाजों को फ्यूल भरा होगा फ्लाइट के दौरान। तो इतनी बड़ी मैस जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है और मूवमेंट हुई है फ्रॉम इसराइल टू ईरान। और इसराइल का आप नोट करें, जो भी अभी हम सुन रहे थे कि उन्होंने इंटरनली इनसाइड ईरान ड्रोन फायर किए हैं और उनका डिफेंस नेटवर्क को जैम किया है या ब्लॉक किया टेम्पररी। उस सेंस में तो कंपैरिजन नहीं है। अगर एयरफोर्स, मैं ईरान की एयरफोर्स देखूं तो उसके पास F-14 जहाज है और दूसरे फैंटम F-4 जहाज है, और ये वो जहाज है जो शाह ईरान के जमाने में, यू कैन इमेजिन कि ये 50-60 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग है जहाजों की। इनके स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए थे। अमेरिका के दोनों बने हुए जहाज हैं तो जाहिर है इनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे, तो उनकी कोई मेंटेनेंस की हालत इतनी अच्छी नहीं। तो वो तो फैक्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो इसराइल के पास है मैचिंग, वो ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो उन्होंने कल जिसका मुजाहरा किया है एक बार। और जो सबसे ज्यादा इसराइल के खिलाफ ईरान को स्टैंड आउट या मुमताज या डिस्टिंक्ट करती है वो इनका रिजॉल्व है या इनकी डिटर्मिनेशन है। वो इराक के खिलाफ भी 8 साल जंग लड़ी उन्होंने, और अब इसराइल के खिलाफ जो उनकी डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन, ये देखिए कि अभी जो परसों एलिमिनेशन हुई है उनकी टॉप लीडरशिप की, जिसमें पासदारान इनकलाब शामिल हैं, टॉप मिलिट्री आर्मी के चीफ और दूसरे शामिल हैं, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल हैं। ये देखिए कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ जो नेक्स्ट आए हैं टेक ओवर करने के लिए। दैट वाज अंडर एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में इतनी एलिमिनेशन हुई लीडरशिप की, और तब जाकर दूसरे लीडर्स को, चाहे वो मिलिट्री के हो, पासदारान इनकलाब के हो या न्यूक्लियर हो, उनको टेक ओवर करना पड़ा। तो रातों रात इस तरह गैप प्लग नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे के अंदर उन्होंने रेजिलियंस दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाई, कम बैक किया, अपना डिफेंस सिस्टम बहाल किया और इतनी टारगेटिंग। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अप्रिशिएबल और कमेंडेबल जॉब है जो ईरान ने किया है टू हिट बैक, बिकॉज इतनी जल्दी हिट बैक करना बहुत काबिल तारीफ बात है। एक बात हुई। अब इसराइल का क्या डिसएडवांटेज है? अगर इधर मैंने ईरान की एयरफोर्स का डिसएडवांटेज मेजर बताया, या मोसाद के उनके एजेंट पेनिट्रेट या इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जिन्होंने सारा इंटरनली सैबोटाज किया, सारा सेटअप, इवन शायद टारगेट किलिंग भी की हो जो बड़ी लीडरशिप है, उसी तरह इंडिविजुअली की हो चाहे ड्रोन या मिसाइलों के जरिए। ईरान के मुकाबले में इसराइल का डिसएडवांटेज ये है कि उसकी डेप्थ ज्योग्राफिकल, एक तो उसकी स्पेस बहुत थोड़ी है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया जो उसके पास बहुत थोड़ा है, लॉन्ग बेल्टिश है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए उसकी डेप्थ नहीं है, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इसराइल की आवाम को खास तौर पर प्रोलॉन्ग जंग लड़ने का ना एक्सपीरियंस है और ना उनकी रेजिलियंस है उस तरह, क्योंकि माजी में जब भी इसराइल ने किया वो ऑफेंस किया, दूसरों के खिलाफ अटैक किया, जाके सप्रेस कर दिया सारा कुछ, और माफी तलाफी उनसे मंगवाई और सीज फायर अपनी टर्म्स पे कर लिया। इसराइल को जो कॉमन सिटीजन है, जो पहले ही बड़ा डिस्टर्ब है, गाजा वाली जो उनकी ऑपरेशन चल रहा है ऑलमोस्ट इतने महीनों से, उस पर भी बड़ा डिस्टर्ब है। अब ये नया डायमेंशन शुरू हो गया, तो ये जो एंजाइटी क्रिएट की है इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ इजरायली पीपल, ईरान ने जो टारगेटिंग की, अब ये देखिए 150 ड्रोन मारा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, पूरा उन्होंने कहा जी इजराइल चल रहा है या अंडर फायर है, यूं समझ लें। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रोजाना 150 फायर करे, आज वो 15, 20, 25 फायर करे जिसमें से 10 पहुंच जाए, लेकिन नींद सबको पूरे इजराइल में फिर भी नहीं आएगी कि पता नहीं कौन हिट हो जाए। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि जो यूएस वेस्टर्न है इजराइल के अंदर, उन्होंने कहा मुझे 5 दफा शेल्टर में पनाह लेनी पड़ी। क्या मतलब है उसका? इमेजिन करें कि अगर इन्वेस्टर अमेरिका का इतना इनसिक्योर है तो आम आदमी कितना इनसिक्योर फील कर रहा होगा।
तो अमेरिका की बैकिंग के बावजूद जो इसराइल ने परफॉर्म किया है उसमें उसने मिलिट्री टारगेट डेफिनेटली अचीव कर लिए, लेकिन इसराइल के पास के खिलाफ ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी रेजिलियंस या डिटर्मिनेशन या कुव्वत इरादी है, नॉट टू सरेंडर। ठीक है, आप चिश्ती साहब, यानी बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में तो बहुत अगर वो आगे हैं या सबकत उनको हासिल है, लेकिन जो जोश और जज्बा है इस तरफ और जो जिस तरह से ईरानी कौम खड़ी हो जाती है जो हमने देखा है, तो उसमें इसराइल को मार पड़ेगी, यहाँ पर वो पीछे रह जाता है। एक सेंटेंस में इस पे कह के कंक्लूड करूंगा। मैं देखिए इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त ये है कि जब भी ये होनी जब भी सीज फायर हो, जिन हालात में भी हो, अगर ये एक दिन पहले सीज फायर हो जाती तो ईरान बहुत सीरियस डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था, अगर नेगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़ता। अब ईरान ने क्योंकि हिट बैक किया है, और अगर ये और हफ्ता 10 दिन सस्टेन कर लेता है ईरान यही टारगेटिंग इसी तरह, चाहे वो उनकी लिबरेशन ना करे उनकी लीडरशिप की या ना कर सकता हो सकता है, लेकिन जो इनसिक्योरिटी लोगों के दरमियान ये पैदा करेगा इन द माइंड्स, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगी इजराइल की लीडरशिप पर कि वो नेगोशिएट करे या सीज फायर करे। उस वक्त जब टेबल पर बैठेगा तो ईरान की कहीं बेहतर पोजीशन होगी। जो कल गुजरा हुआ कल है उस वक्त थी, 10 दिन बाद अगर ये सस्टेन कर सकते हैं अपना प्रेशर इसी तरह का, इंटेंसिटी जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 150 मिसाइल ही आप मारे, लेकिन मच बेटर इनकी नेगोशिएशन पोजीशन बेहतर हो गई है इनकी। मैं मुर्तज़ा साहब आपके पास आऊँगा, ये बताइए पहले तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? जिस तरह हमने तो यहाँ पर देखा पाकिस्तान और इंडिया का जब मामला हुआ तो पाकिस्तानी अवाम तो इस तरह से खड़ी थी और बिल्कुल यहाँ पर कोई डर और खौफ नहीं था, वहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। मैंने खुद देखा है, मैं कुम में मौजूद था कल रात, मेरे सर के ऊपर एक ड्रोन हिट हुआ। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक ड्रोन को हिट किया गया और लोग जमीन पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर, मुर्दाबाद इसराइल। और तेहरान के अंदर भी ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं कि जहां लोग खड़े होकर ऊपर जो है वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स को और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा था और लोग नीचे नारे लगा रहे थे। यहाँ मोडोर साहब की मैं बात को इंडोर्स करूंगा। देखिए, जब रेसिंग के मैदान में गाड़ी होती है ना, गाड़ी का कमाल नहीं होता है, ड्राइव करने वाले का कमाल होता है। इसराइल फकत एक गाड़ी है, ये पूरी दुनिया जानती है। मोडोर साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इस गाड़ी को ड्राइव अमेरिका कर रहा है। अभी भी अमेरिका का थार्ड सिस्टम और आयरन डोम सिस्टम दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं मिलके। ब्रिटिश भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तमाम सपोर्ट हासिल है नेटो की भी, अमेरिका की भी, इसराइल का खुद का आयरन डोम सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स कल रात फेल हुए हैं। और मैंने वीडियोस देखी हैं कि इसराइल का तेल अवीव का जो मेयर है वो एक पूरा इलाका कोलैप्स हो गया, एक एरिया पूरा कोलैप्स हो गया, खाक में मिल गया, वहां खड़े होकर उस एरिया की तफसीलात बता रहा है। इसके अलावा जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का जो दफ्तर था या जहां पे उनकी मिलिट्री एलिट्स जहां बैठती थी वो वाला दफ्तर, ये सारी चीजें पूरी कोलैप्स हो गई है। 50 मंजिला एक बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई। देखिए, कल रात तक जंग ईरान में थी, इसराइल ने जंग को ईरान पहुंचा दिया था। आज रात के बाद जो गुज़िश्ता रात है, इस रात से जंग दोबारा इसराइल मुंतकिल हो गई है क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और एक और चीज बताता हूं, इन्होंने कल रात जो नए मिसाइल मारे हैं, खैबर मिसाइल इन्होंने लॉन्च किया है। वो खैबर मिसाइल की क्वालिटी ये है कि उसका जो सेंट्रल वॉरहेड है, जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है और वो खुलता है तो उसके अंदर से 80 वॉरहेड्स निकलते हैं अलग अलग। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये 100 मिसाइल मारे गए तो इसका मतलब क्या हुआ? 800 वॉरहेड एक ही टाइम पे, बल्कि 8000 वॉरहेड एक ही टाइम पे इसराइल के अंदर गिर रहे होंगे। ये सिचुएशन अब ईरान ने वहां कर दी है। अच्छा। और अब ईरान जंग को खींचकर ईरान से इसराइल ले गया। ठीक है, ये मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा कि एक तो जंग है जो आप मैदान में लड़ रहे होते हैं फिजाओं में, और एक जंग होती है बयानिए की जंग, जो हमने अभी देखा अभी कि ये जो अभी आज की जंग है वो बयानिए की भी जंग है। इसमें ईरान कहाँ खड़ा है? जब मैं इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करता हूँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि ईरान के ऊपर हमला भी हुआ है। ईरान का उन्होंने साइंटिस्ट, जितने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो शहीद हो गए, आर्मी चीफ, पासदारान इंकलाब के हेड। तो इतने बड़े नुकसान के बाद भी मुझे लगता है कहीं पे गड़बड़ है, यानी ईरानी मीडिया या वहाँ पे सोशल मीडिया की क्या सिचुएशन है कि बयानिए में ईरान कहीं पीछे खड़ा नजर आता है। देखिए, कल रात तक इसराइल का और अमेरिका का बयानिया पूरे वर्ल्ड पर होल्ड करता था, डोमिनेट करता था। ट्रंप का बयानिया, नेतन्याहू का बयानिया कि हम ईरान को खाक में मिला देंगे, जो ईरान एम्पायर नाम की चीज थी
उसका वजूद नहीं रहेगा, आप जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे हैं। और ये मैं इंडोर्स कर दूं इस बात को कि ये सारा सिलसिला अमेरिका का ही करवाया गया है, क्योंकि ईरान ने जब मुज़ाकरात में अपनी शराइत की तस्लीम के लिए शर्त रखी तो उन्होंने ईरान की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और बैकडोर इसराइल को पुश किया, इसराइल के जरिए अटैक करवाया कि हम ईरान को कमजोर करके टेबल पे बुलाएंगे। और वही बात कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की, लेकिन कल तक डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया बिक रहा था। आज जब इसराइल की सिचुएशन इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने आई है तो अब ईरान का बयानिया बिक रहा है। अब ईरान कह रहा है कि इस जंग को जब हम चाहेंगे तब रोकेंगे, ये सिर्फ इब्तिदा है। आज की जो गुज़िश्ता रात है ये इब्तिदा है, ऐसी कई रातें इसराइल को देखनी पड़ेंगी।